नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं करण वर्मा आपके अपने वर्मा कॉलेज से आज से हम लोग आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट अब हम लोग जब ये सीरीज स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे कि जिसमें अभी आपके एग्जाम को 1 महीने से ज्यादा समय है। तो हम लोग डेली आपके लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड कर रहे हैं जिसमें डेली MWF में आपके लिए 1 बजे इकोनॉमिक्स की और TTS में आप लोगों के लिए अकाउंट्स की एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपके हम लोग कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, सिर्फ आप लोगों ने वही करने हैं। और जैसे क्लास 11th के आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस वीडियो से ही आए हैं और सारे आपका भी क्लास 12th का हो जाएगा उससे कवर। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 8 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 2 क्वेश्चन में से यकीनन एक क्वेश्चन 6 नंबर में आ रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन क्या है, इसके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं तो हम न्यूमेरिकल भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये हमारे पास टॉपिक क्या है आज का, नेशनल इनकम यूजिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच या फिर नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये वाला क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, हमारे पास जब आप 11th क्लास पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई। डिमांड जब किसी हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वो डिमांड थी, जब किसी एक व्यक्ति की सप्लाई की बात करते हैं तो वो सप्लाई थी। जब किसी एक ने खरीदा तो इंडिविजुअल डिमांड होगी, जब किसी एक ने बेचा तो इंडिविजुअल सप्लाई होगी। बट हम लोग जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं पिछले पूरे साल से वो पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मींस नॉट द स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम लोग पूरी की पूरी कंट्री की बात करते हैं तो दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं, यहाँ पे आ जाता है बेटा डिमांड सप्लाई की जगह पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। तो जहां पे इस क्वेश्चन को C+I की जगह पे अगर कोई दूसरी रूपरेखा देना चाहेगा आपका टीचर तो वो बोलेगा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, तो अब जरा एग्रीगेट डिमांड को हम क्या कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड में 2 चीजें आती है बच्चों, C+I 2 सेक्टर मॉडल में, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई को हम कहते हैं Y, मतलब इनकम। तो ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन बना कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहला क्वेश्चन कैसे बोलेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा y is equals to C+I। और तीसरा ये जो हम किस इकोनॉमी में बच्चों, हम 2 सेक्टर मॉडल में। 2 सेक्टर मतलब जहां पे गवर्नमेंट का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई इंटरवेंशन नहीं है ना, यहाँ पे ना ही जी है ना ही नेट एक्सपोर्ट है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग y is equals to C+I, और तीसरा इक्विलिब्रियम इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोगों के पास 3 तरीके। पहले किसका लॉ है, ये लॉ है प्रोफेसर केन्स का। प्रोफेसर केन्स ने मुझे बताया कि बच्चों को बताना है कि हमें 2 सेक्टर मॉडल में, और 2 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इससे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स in 2 sector model equilibrium is attained at that point where aggregate demand is equals to aggregate supply। चलिए यहां तक तो समझ आता है। बट फिर मैंने केन से पूछा एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, उसने बोला एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा बच्चों को बताना है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आएगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिर मैंने केन से पूछा कि तू बता मुझे कि एग्रीगेट सप्लाई को क्या कहते हैं, तो उसने बोला एग्रीगेट सप्लाई को कहते हैं Y। तो मतलब मैं तो समझ गया कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के y is equals to C+I। मतलब आंसर कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स इन 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम is attained at that point where aggregate demand is equals to aggregate supply और the point where y is equals to C+I। ठीक है जी, मतलब केस इतनी बात तो मैं समझ गया, बट कोई अजम्पशन देनी है मेरे बच्चों को कि जिसने बोला हाँ भाई जरूर देनी है। तो पहली, देयर इज ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी नेमली फर्म एंड हाउस होल्ड। इस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, फर्म और हाउस होल्ड, मतलब और कुछ। उसने बोला दूसरी असम्पशन भी देनी है बच्चों को कि देयर वाज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस इकोनॉमी, कि इस इकोनॉमी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब बहुत बढ़िया बात। कुछ और उसने बोला हाँ एक और बच्चों को जरूर बताना है
कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्लूड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, के समग्र व्यय में उपभोग और निवेश को ही शामिल किया जाएगा। मतलब बहुत बढ़िया। और कोई और, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इसमें विदेशी ताकतों का कोई भी योगदान नहीं होगा। मतलब ठीक है भाई। उसके बाद मैंने केस को कहा क्या क्या बस इतना ही आंसर पर्याप्त है? उसने बोला नहीं, इस आंसर में 3 प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी बच्चों को। बच्चों को टेबल बनाना पड़ेगा, बच्चों को इसकी एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन जिसपे 6 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा, और इसकी एक फिगर बना देंगे बच्चे जिसको डायग्राम कहते हैं। तो फिर हमारे 6 में से 6 पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से एक बार दोबारा कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केस इन टू सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट दैट पॉइंट where aggregate demand is equals to aggregate supply, or where aggregate expenditure is equals to GDP. Following are the main component of aggregate demand, that is C plus I, and aggregate supply is also known as Y. Therefore, at the point of equilibrium, Y is equals to C plus I. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे assumptions of the law. There is only 2 sectors in the economy, namely firm and household. There is no government intervention in this economy. और इस तरह से आप assumptions लिख देंगे। उसके बाद the equilibrium can be explained by using simple table, algebraic and diagram that is as under. अब ये क्या है as under जरा समझते हैं। सबसे पहले टेबल, तो टेबल में सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा y। y बोले तो इनकम। इनकम 0 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, जैसे तुम्हारी है अभी 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, और आपकी इनकम 1 करोड़ों में बढ़ रही है। 12th होते ही आप लोग सीधा 100 करोड़ से शुरू करेंगे और 500 करोड़ तक आपकी इनकम हो जाएगी कुछ सालों में। तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये हो गया आपके पास y। अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या कंजम्पशन 0 हो सकती है? कंजम्पशन कभी तो 0 हो ही नहीं सकती। कंजम्पशन 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन है, तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही। तो इसलिए हम कंजम्पशन मान रहे हैं 40 प्लस 0.6 y, अर्थात कि 40 रुपए तो मैं खर्चूंगा ही खर्चूंगा। ये सारी वैल्यू इन करोड़ है, ये सारी की सारी वैल्यू इन करोड़ है। साथ में जब मेरी इनकम होगी तो इनकम का 60% खर्चूंगा, बाकी बचा लूंगा। 40 प्लस 0.6 y, अर्थात 0 का 60% कितना हो गया? 0 प्लस 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 40। 100 का 60%, 60 प्लस 40 100, 160, 220, 280 और 340। उसके बाद आई बोले तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आमतौर पे हम एक ही बारी करते हैं, इनकम सब्सिक्वेंटली होती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट को मैं मान रहा हूं कांस्टेंट 80, 80, और एडी में क्या आता है बच्चों? सी प्लस आई। तो सी प्लस आई को जोड़ के मैं लास्ट निकाल देता हूं, एडी दैट इज सी प्लस आई। तो 40 प्लस 80 120, 180, 240, 300, 360 और 420। इस पॉइंट पे आपका y बराबर है c प्लस आई के। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट 300 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। अब ये तो हुई एक बात, इतने से मेरे बच्चे समझ नहीं पाए, तो मैंने बोला और कोई तरीका? उसने बोला कि एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है। तो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन तो एल्जेब्रिक के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों? जरा ऊपर बोर्ड पे लिखा है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y को वैल्यू दें, c की वैल्यू क्या थी बच्चों आपके पास? 40 प्लस 0.6 y प्लस इन्वेस्टमेंट क्या था? 80। y वाले एक तरफ कर ले तो क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू 120, 40 प्लस 80, 0.4 y इज इक्वल टू 120, और y इज इक्वल टू 120 अपॉन में 0.4 पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, तो कितना निकला? 300। मैंने मेरे बच्चे अभी भी नहीं समझे। उसने बोला एक और तरीका है, इनको डायग्राम भी करवा दे। अगर और कोई कलर है मार्कर का? नहीं, यही है। तो चलो बच्चों ब्लैक कलर से ही करते हैं। y o x एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी। देखिए बेटा, इनकम आपकी 0 से 500 तक जा रही है और एक कांस्टेंट लेवल में बढ़ रही है, तो बिल्कुल सप्लाई कर्व की तरह बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री का एक एंगल। ये आपका बेटा y आ गया।
जीरो भी जब इनकम थी तभी एग्रीगेट डिमांड 120 थी और उसके बाद आपकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई। तो एग्रीगेट डिमांड को वाई एक्सिस से शुरू करेंगे, सी प्लस आई, जहां पे इन्होंने एक दूसरे को छुआ वहां पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम, जिसको हम नाम दे देंगे ई पॉइंट से, जहां पे हमारी नेशनल इनकम कितनी थी 300। तो ये हुआ हमारा आधा क्वेश्चन खत्म, मतलब एक क्वेश्चन आज की वीडियो का कि क्या था सी प्लस आई अप्रोच। सी प्लस आई अप्रोच क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केस इन टू सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और हिंदी वाले बच्चों के लिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन का निर्वाह वहां होगा जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगी, एंड में स्वाहा। उसके बाद aggregate demand include consumption and investment. Aggregate supply is also known as Y. Therefore, at the point of equilibrium, Y is equals to C plus I. Assumptions: there is two sectors in the economy, namely farm and household. There is no intervention. There is no intervention of the rest of the world, and so on. The concept of equilibrium can be explained by using simple table, algebraic, and diagram. That is as under. और नीचे आप लोग क्या लिख देंगे? It is clear from the above table, algebraic presentation, and diagram is that equilibrium is attained at 300 crore level of income because at that point y is equals to c plus I. कैसा है, यार है समझ? चलो बच्चों इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक और भी बातें थी, केस से मैंने बहुत बातें कर ली उस दिन यार, कुछ बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। केस ने मुझे बताया कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा एग्रीगेट सप्लाई के। मैंने ठीक है भाई, एग्रीगेट डिमांड में क्या आएगा सी प्लस आई। मैंने एग्रीगेट सप्लाई का पूरा नाम तो बता, एग्रीगेट सप्लाई का पूरा नाम बताया भाई ने सी प्लस एस। अब सी की तो जरूरत होती नहीं है जिंदगी में, तो सी को निकाल दो अपनी जिंदगी से। क्या बचा बेटा, आई इज इक्वल्स टू एस। तो केस ने मुझे एक और बात बताई कि इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे आई बराबर होगा एस के। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। तो मेरे बच्चे ऐसा समझ नहीं पाते, तो फिर मैंने बोला कि भाई पता कैसे करें शुरू। उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केज इन टू सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट फिर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो पीछे था। एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्लूड income consumption and saving. Therefore at the point of equilibrium I is equals to S, that we can explain by this. ये कर देंगे नीचे। उसके बाद assumption सेम है जो इसमें थी। अब समझने का भी वही तरीका है, इसको भी मैंने बोला मेरे बच्चों को तीन चीजें दे दे भाई, एक टेबल दे दे, एक एल्जेब्रिक दे दे, एक फिगर दे दे। उसने बोला जो हुक्म मेरे आका। तो एल्जेब्रिक जरा देखिए बेटा, टेबल तो इसी टेबल से ही आपके पास बन जाएगा कि इनकम होती है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। सी हमने क्या माना था बेटा 40 प्लस 0.6 वाई, तो क्या आया था 40, 100, 160, 220, 280 और 340। इन्वेस्टमेंट हमने हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट मानी थी 80। सेविंग कैसे निकलेगी बेटा, इनकम में से माइनस कर दोगे कंजम्पशन। तो 0 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 40, 0, 40, 80, 120, 160। यहाँ दोनों बराबर हैं तो वही 300 है। तो 300 पे I इज इक्वल्स टू S। ये हुआ टेबल। अब हम एल्जेब्रिक करते हैं बच्चों एक बात समझना, अगर आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है 40 प्लस 0.6y, तो उस पॉइंट पे सेविंग फंक्शन क्या होगा बच्चों, सेविंग फंक्शन होगा -40 प्लस 0.4y। अभी हम करेंगे एक टॉपिक MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। If the value of MPC is 0.6 then value of MPS is 0.4 and if 40 crore is autonomous consumption that is called this saving because at that point saving is -40। तो हमने सेविंग फंक्शन मान लिया। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कांस्टेंट थी 80। अब हमें क्या करना है, I को बराबर रखना है S के। तो 80 इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.4y, 120 इज इक्वल्स टू 0.4y और y इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 0.4, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, आंसर कितना आ गया 300। समझ आ रहा है? ये हुआ हमारे पास क्या कहते हैं एल्जेब्रिक, ये हो गया टेबल। अब इसका बनाता है डायग्राम, उसके लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे बच्चों। चलो देखिए एक बार आप गौर दें, y एक्सिस पे हम लोगों ने लेना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यहां पे हमने ले लिया जीडीपी। सेविंग -40 है, फिर उसके बाद 40, 80, 120, 160।
इनकम हो रही है आपके पास 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500। चलिए बच्चों जरा गौर दें, चाहे किसी भी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट था 80 पे, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी बेटा, आएगी सेविंग -40, फिर 100 पे हुई आपके पास 0, फिर 40, फिर 80, फिर 120, फिर 116। सब पॉइंट्स को मिला दें आप लोग, यहां पे दोनों बराबर है, वहां पे इनकम क्या है 300 करोड़। तो बच्चों ये थी आप लोगों के लिए हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर में हम कैसे आंसर लिखें, तो उसके लिए देखो यार 2 तरीके हैं, या तो आप आ जाओ सेंटर में, आप लोगों को नोट्स दे देता हूँ, या फिर मैं आपके लिए कुछ होता है, शायद अभी हम लोग सीख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी आंसर डालने का कोई तरीका होता है, तो हम लोग आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इसका कंप्लीट आंसर मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग एक क्वेश्चन करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में, एक प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के 2 नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल आप लोगों के लिए आएगी हमारी अकाउंट्स की वीडियो, जिसमें हम लोग क्लास 12 के लिए शुरू कर रहे हैं डिबेंचर्स, और क्लास 11 की भी आज वीडियो आएगी एक। तो तब तक आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।